ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर जीके एंड जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को हाई स्कूल के रासायनिक विज्ञान के प्रथम पाठ को पढ़ाएंगे। रासायनिक पदार्थ इकाई 1 है रासायनिक पदार्थ प्राकृतिक एवं व्यवहार। चलिए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया लेशन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए देखिए, इसमें कुछ पाठ्यक्रम दिए हुए हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन अभिक्रिया इत्यादि। प्रत्येक पदार्थ में देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। अगर कुछ ना कुछ अगर ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यह परिवर्तन अस्थायी, अस्थायी, उत्क्रमणीय अथवा अनुक्रमणीय हो सकता है। अस्थायी मतलब एक ही जगह पे भी परिवर्तन हो सकता है, अस्थायी गमन करके भी परिवर्तन हो सकता है, उत्क्रमणीय और अनुक्रमणीय भी हो करके गमन कर सकता है। जैसे बर्फ, उदाहरण में देखिएगा कि बर्फ पिघलने पर जल बन जाता है। क्या बन जाता है? जल बन जाता है। यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कौन? बर्फ कैसा होता है? बर्फ जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था से वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे बताओ? भौतिक परिवर्तन। इसकी आकृति एवं घनत्व बदल जाता है। क्या बदल जाता है? आकृति बदल जाती है। जैसे पहले वो ठोस अवस्था में है, फिर उसके बाद वो द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो इस प्रक्रिया में उसकी जो आकृति है वह घनत्व में बदल जाती है। और घनत्व में बदल जाने की क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? भौतिक क्रिया कहलाती है। घनत्व के बदलने में इसका आयतन बदल जाता है। क्या बदल जाता है? आयतन बदल जाता है। जल को ठंडा करके उसको पुनः बर्फ ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसी क्रियाएं जो एक बार जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में फिर से वापस आ जाएं तो वह भौतिक क्रिया कहलाती है। जैसे पहले वो बर्फ था तो ठोस अवस्था में था, ठोस अवस्था के बाद वह जल में हो गया तो द्रव अवस्था में आ गया। अब द्रव में अवस्था में आने के बाद उसको पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जल और बर्फ दोनों की रासायनिक संरचना H2O है। जल का भी H2O है और बर्फ का, क्योंकि जल से ही बर्फ बना है और बर्फ से ही जल। पहले वह ठोस अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में, द्रव से फिर ठोस अवस्था में। तो इस प्रकार की परिवर्तन क्रियाएं चलती रहती हैं। बर्फ के पिघलने या जल के जमने में रासायनिक रूप से कोई नया पदार्थ नहीं बनता। कि बनता है? जल से बर्फ बन गया और बर्फ से फिर जल बन गया, तो कोई नया पदार्थ तो बना नहीं, वही था, बार बार वही तो होता रहा। तो अगर बार बार यही हो रहा है तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ना ही द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? नहीं होता, चाहे वो बर्फ ठोस अवस्था में हो और चाहे द्रव अवस्था में हो। अगर दोनों अवस्थाओं में किसी भी अवस्था में है वह, तो उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अतः यह एक अस्थायी परिवर्तन है। ठोस बर्फ का जो ठोस अवस्था होता है और जो द्रव अवस्था होता है, वो दोनों अवस्थाएं कौन सी परिवर्तन में आती हैं? अस्थायी परिवर्तन में आती हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो अस्थायी परिवर्तन है मतलब कि बार बार वही स्थिति में होता रहे। जैसे बल्ब जलता है फिर बुझ जाता है, फिर जलता है फिर बुझ जाता है, फिर जलता है फिर बुझ जाता है, ऐसी प्रक्रियाएं होती रहती हैं बार बार। तो कौन सी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया। चलिए ठीक है। अब उदाहरण में देखिए, लोहे की छड़ को गर्म करना
पानी से वाष्प बनना, लोहे से चुंबक बनना, बल्ब का जलना, मोम का पिघलना। ये क्या है? किस चीज का परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। लोहे के छड़ को गर्म करना, अरे गर्म करोगे तो फिर वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसी अवस्था में आ जाएगा। पानी से वाष्प बनना, वाष्प बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर जल वापस देगा, फिर वाष्प बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर जल वाष्प, फिर वापस पानी में बदल जाएगा। तो भौतिक। लोहे से चुंबक बनना, ये भी भौतिक। बल्ब का जलना, मोम का पिघलना, ये सब क्रियाएं कौन सी हैं? भौतिक परिवर्तन हैं। चलिए अब अगला देखो। अगला देखिएगा, इसमें लिखा हुआ था, जैसे पाठ्यक्रम में देखिएगा, अपघटन वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया, इतना इस लेसन में पढ़ाया जाएगा आपको। चलिए अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है, जल में विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, तरंग, लाइट, चपला, चंचला, ये सब किसका नाम है? विद्युत का नाम है। विद्युत प्रवाहित की जाती है तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। किसमें हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार दो नए पदार्थ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कब कब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनते हैं? जब जल में विद्युत प्रवाहित की जाती है, तब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से दो नए पदार्थ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन बनते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से भौतिक विधियों द्वारा पुनः जल नहीं बनाया जा सकता। कि बनाया जा सकता है? नहीं बनाया सकता। जब वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाते हैं तो उसके बाद उसमें जल में परिवर्तन नहीं होते। और अगर जल में परिवर्तित नहीं होते हैं तो कौन सी परिवर्तन हो जाएगी? बताओ। रासायनिक परिवर्तन हो जाएगी। हाइड्रो हाँ, अगर वह रिटर्न हो जाता तो, लेकिन वो होगा नहीं रिटर्न ना, क्योंकि अब तो वह क्या हो गया? नहीं, अब वह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बदल गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? गैसें हैं। क्या हैं? गैसें हैं। गैसीय अवस्था में बदल गया। कौन सी अवस्था में बदल गया? गैसीय अवस्था में। अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं? अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। जब जल में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 प्रकार की गैस में परिवर्तन हो जाता है जल। अब वह दोबारा रिटर्न होके जल में नहीं आएगा। अब जल में अगर वह परिवर्तित नहीं हो रहा है तो वह रासायनिक परिवर्तन है। तो इसलिए वह गैसीय अवस्था में है, इसलिए वह कौन सी परिवर्तन में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। चलिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की संरचना एवं रासायनिक गुण जल की संरचना तथा रासायनिक गुणों में सर्वथा भिन्न होती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की जो संरचना है, संरचना मतलब क्रियाएं हैं, वो क्या है? रासायनिक गुण जल की संरचना तथा रासायनिक गुणों में सर्वथा भिन्न होती है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? अस्थायी परिवर्तन। क्या अस्थायी परिवर्तन है बताइए? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। एक बार परिवर्तित हो गया तो दोबारा रिटर्न नहीं होगा। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं। क्या है? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आया? अब उदाहरण देख लो। उदाहरण है भोजन को पचना। भोजन को क्या है? पचना। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन को नहीं, भोजन का पचना, सॉरी गलत हो गया। भोजन का पचना, भोजन का पचना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बीज का अंकुरण, बीज का अंकुरण मतलब बीज का जमना। जैसे चने देखे हो, चने में अंकुरित हो जाना, गेहूं देखे उसमें भी अंकुरण हो जाना, देखे हो ना।
तो अगर ऐसी परिवर्तन हो रहे हैं तो क्या है, वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार जो बीज अंकुरित हो गया दोबारा फिर अंकुरित होगा नहीं होगा। भोजन एक बार पच गया तो दोबारा फिर पचेगा नहीं, अब दूसरा भोजन खाओगे तब फिर पचेगा। एक बार अंकुरण हो गया तो फिर दोबारा अंकुरित तो होगा नहीं, अब दूसरा बीज लेके आओगे तो अंकुरित होगा। पर एक बार जो बीज अंकुरित हो गया वो दोबारा अंकुरित नहीं होगा। और अगर दोबारा अंकुरित नहीं हो रहा तो कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। साबुन बनना, साबुन एक बार बन गया, फिर उसके बाद उसको लगाया, गल गया, गलने के बाद फिर वो साबुन बन जाएगा, वो तो खत्म हो गया, अब वो तो बचा ही नहीं। जब खत्म हो गया तो ऐसी क्रिया हो रही है, तो कौन सी क्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक क्रिया हो रही है। अगला है कोयले का जलना। कोयला एक बार जलता है तो दोबारा फिर जलता है नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, क्योंकि एक बार जलने के बाद उसकी जो है क्या नाम कार्बन है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जल के कोयला एकदम से समाप्त हो जाता है और वो दोबारा नहीं जल सकता, राख हो जाता है। तो राख दोबारा थोड़े जलेगी। तो अगर ऐसी क्रिया नहीं हो रही है तो क्या है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। चूने का बुझना, चूना लेके आओ, उसमें पानी डाल दो और पानी से उसके बाद चूने को घोल दो, तो जो चूना होता है वो बुझ जाता है। बुझ जाने का मतलब होता है चूना क्या हो गया, घुल गया। और घुलने के बाद फिर उसे अगर हम चाहें कि उस अवस्था में लेके आए तो वो आ जाएगा नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक क्रिया। मतलब रासायनिक परिवर्तन ये सब क्या है, भोजन का पचना, बीज का अंकुरण, साबुन का बनना, कोयले का जलना, चूने का बुझना आदि, ये सब क्रियाएं क्या है, रासायनिक क्रिया है। समझ में आया। अब अगला पढ़ाएंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कह सकते हैं ना। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे भोजन पच गया, तो हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उदाहरण के लिए सांस लेने, भोजन पकाने, भोजन के पाचन, गर्मियों के मौसम में कमरे में ताप पर दूध को खुला छोड़ देने, अंगूर के किण्वन, लोहे से बनी वस्तुओं को आर्द्र या नम वायु में खुला छोड़ देना इत्यादि रासायनिक परिवर्तनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें अभिक्रियाएं होंगी और जो अभिक्रिया होगी वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे सांस लेते हैं ना तो उसमें शरीर की ऊर्जा लगती है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन पकाते हैं तो उसमें ऊर्जा लगती है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन के पाचन क्रिया में उसमें भी ऊर्जा की क्रियाएं होती हैं, शरीर की ऊर्जाएं कार्य करती हैं, तो वो भी क्या है, रासायनिक है। गर्मियों के मौसम में कमरे में ताप पर दूध को खुला छोड़ देने और दूध हल्का सा गर्म हो जाए, तो अगर ऐसी क्रिया हो रही है तो क्या है, रासायनिक है, रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर के किण्वन हो जाना, मतलब अंगूर जो किण्वन है, खट्टा पदार्थ आ जाना, अम्ल की क्रिया उत्पन्न हो जाना, तो वो किण्वन कहलाता है। जैसे खट्टापन आ जाना, अंगूर का रस निकाल के रख लो, सिरका बनाते हो ना, तो सिरका जब बनाते हैं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, खट्टा हो जाता है, फिर उसको छान करके उसके बाद फिर उसको सिरका बनाते हैं, तो ऐसी क्रिया हो जाती है, तो वो किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है, किण्वन। लोहे से बनी वस्तुओं को आर्द्र या नम वायु में खुला छोड़ देने, जैसे लोहे की कोई वस्तु है, नमी वाले स्थान पर छोड़ दोगे, जमीन से टच हो जाए या नम ज्यादा उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाए तो उसमें जंग लग जाएगा, और अगर जंग लग जा रही है तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। समझ में आया। अब नीचे दिए गए किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, ये सब कोई परिवर्तन अगर हो रही है तो क्या है, ये सब अभिक्रियाएं हैं। कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ या पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें हम अभिक्रिया कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ या पदार्थों का उत्पाद क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अगला है रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए अगली हेडिंग क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं। वे क्रियाएं जिनमें पदार्थ के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वो क्रियाएं जिसमें पदार्थ के संगठन मतलब एकत्रित होना, गुण मतलब उसके गुण के बारे में कि उसमें क्या क्या गुण है, क्या कर सकता है, संरचना मतलब उसकी आकृति आकार के बारे में अगर परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन, गुण में परिवर्तन, संरचना में परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए फिर से, वो अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ के संगठन, गुण तथा संरचना में परिवर्तन होता है तो अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब उसमें कैसे अभिक्रिया होगी? उसके संगठन में कोई परिवर्तन हो, उसके गुण में कोई परिवर्तन हो, उसके संरचना में कोई परिवर्तन हो, तो वह अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है? तो नाभिकीय अभिक्रिया तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं और इन अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इस प्रकार के परमाणु एक दूसरे के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर ऐसी परिवर्तित हो रही है तो कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं। कौन सी? पदार्थ के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है और अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, नाभिकीय अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक भाग लेते हैं तथा इन अभिक्रियाओं को परमाणु का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, अर्थात एक प्रकार के परमाणु प्रकार या परमाणुओं के प्रकार तैयार हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखिए। रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखिए। जब जिंक ऑक्साइड को तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया बनके तैयार हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जेडेनो का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड प्लस H2O SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H2O जल। हमको क्या प्राप्त होता है? तो हमें जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को हम आपस में जब विलय करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए अगला देखिए। रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं? हम जानते हैं कि सभी भौतिक एवं रासायनिक ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। यदि किसी निकाय तंत्र की ऊर्जा अधिक हो तो वह कम अस्थायी होता है तथा यदि ऊर्जा कम है तो वह अधिक अस्थायी होता है। यदि एक चाक के टुकड़े को हाथ से छोड़ दिया जाए तो वह नीचे गिर जाता है। उसका कारण यह है कि हाथ में चाक के टुकड़े की स्थितिज ऊर्जा अधिक है तथा वह कम अस्थायी है। जमीन पर चाक के टुकड़े की स्थितिज ऊर्जा कम है तथा वह अधिक अस्थायी है। सभी पदार्थ अस्थायित्व प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं अतः चाक का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। इस प्रकार जब दो या दो से अधिक पदार्थ को ताप बल या अन्य कारकों के प्रभाव से एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो वह अस्थायित्व प्राप्त करने हेतु पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ में परिवर्तित हो सकते हैं। यदि अधिक अस्थायित्व वाले पदार्थ का निर्माण होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यदि अधिक अस्थायित्व वाले पदार्थ प्राप्त नहीं होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा उत्पादों की मुक्त ऊर्जा से अधिक होती है तथा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मतलब डेल्टा का मान ऋणात्मक होता है। तो ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला है रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शन देखिए। जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। क्या बनाता है? अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण में बताया था कि जिंक ऑक्साइड, मैंने ये उदाहरण दिया था आप लोगों को कि जिंक ऑक्साइड प्लस H2O मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू ZnSO4 H2O जिंक सल्फेट जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। उसी प्रकार रासायनिक समीकरण में आप लोगों को बताया गया था कि जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ
जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और जल बनाता है। इस अभिक्रिया के वाक्य में लिखने के अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। अब संक्षिप्त रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको अभिक्रिया कराया गया। अभिक्रिया मतलब आपस में विलय किया गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? जिंक सल्फेट प्लस जल। ये क्या हमें प्राप्त हुआ? उत्पाद प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? उत्पाद प्राप्त हुआ। अभिक्रिया के इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसे हम अभिकारक अथवा अभिरंजक रिएक्शन एंड इस अभिक्रिया में जिंक सल्फेट और जल से ये दो नए पदार्थ बनते हैं जिन्हें उत्पाद अथवा क्रिया फल कहते हैं। चलिए, ये आपका आज का रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं और फिर रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब हम कल आप लोगों को पढ़ाएंगे आगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है और संतुलित रासायनिक समीकरण एवं उसके उदाहरण, इन सब के बारे में हम आप लोगों को कल बताएंगे। धन्यवाद।